आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटी ऑनलाइन में। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के अप्रैल माह के शुरुआत से ही कोरोना लखनऊ में तेज़ी से फैलने लगा था। उस बीच में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार तैयारी में जुट गई थी। सर, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने शुरुआती हालातों को देखते हुए किस तरह से तैयारियां की, क्या योजनाएं बनाई और उसको कैसे ज़मीन पर उतारा, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि माह अप्रैल में जब कोविड का फेज़ 2 प्रारंभ हुआ, तो ये एक तरह से चुनौती भी था, आश्चर्य भी था, पुलिस प्रशासन के लिए भी, जिला प्रशासन के लिए, नगर निगम के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और मैं तो ये कहूँगा आम जनता के लिए भी। क्योंकि हम लोग जब कोविड फेज़ 1 का सामना हम लोगों ने किया था और जब संख्या धीरे धीरे कम होते समाप्त हो रही थी, तो करीब करीब एक मानसिकता ये बन गई थी, अब हम लोग कोरोना से ऑलमोस्ट मुक्ति पा चुके हैं। और अप्रैल में जब कोविड का फेज़ 2 प्रारंभ हुआ, इतनी तीव्रता से प्रारंभ हुआ, इतनी ज़्यादा संख्या में संक्रमित आने शुरू हुए। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि माह अप्रैल में एक दिन लखनऊ में 6000 से ज़्यादा मरीज संक्रमित हो गए थे। उसके अलावा इस बार समस्याएं अलग तरह की आएँ। आपको अवगत होंगे कि जब कोविड फेज़ 1 हम लोग फेस कर रहे थे, तो उसमें मात्र 2 समस्या हमारे पास थी। एक था हम लोग को कंप्लीट लॉकडाउन को इन्फोर्स करना और दूसरा था जो प्रवासी नागरिक या प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको सकुशल अपने घर पहुंचाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था करना। इस बार जब कोविड फेज़ 2 आया, अचानक मरीजों की संख्या बढ़ी, तो 2-3 नई चीज़ें सामने आई। पहली बार आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की मांग इतनी बढ़ गई। ऑक्सीजन की मांग इतनी बढ़ गई कि हमें अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन मंगवाना पड़ा और यहाँ पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बातें आने लगी। इसी के साथ साथ उस समय अप्रैल में रेमडेसिविर जो दवा है उसकी बड़ी अचानक मांग पड़ी, उसकी कालाबाजारी आने लगी। तो हम लोग के लिए जो चुनौती माह अप्रैल में आई, धीरे धीरे नई तरीके आई। हम लोग एक चीज़ के लिए एक दिन तैयारी करते थे, अगले दिन नई चीज़ आ जाती थी। हम लोगों ने जो पूरे लखनऊ में जितने भी ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर थे, सब जगह पुलिस फोर्स लगाया कि वहाँ, क्योंकि वहाँ 24/7 जैसे ऑक्सीजन फिलिंग होती थी। वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी कि जो हॉस्पिटल्स के पहुँचे रहते थे गाड़ियाँ, सिलेंडर्स, उनको पहले प्रायोरिटी देना पड़ता था। साथ ही साथ इंडिविजुअल जो पेशेंट थे, उनके जो परिवार रिश्तेदार थे वो पहुँचते थे, उनको भी दिलवाना पड़ता था। किसको प्रायोरिटी दी जाए, किसको कम दिया जाए, बड़ी भीड़ रहती थी। यहाँ स्थिति आ गई कि जो हॉस्पिटल्स के लिए ऑक्सीजन गाड़ी लेके जाती थी उनको हमें एस्कॉर्ट करना पड़ता था, जो रास्ते में कोई दिक्कत ना हो जाए, लूटपाट ना हो जाए। जो दूसरे प्रदेशों से बाय रोड टैंकर्स आ रहे थे ऑक्सीजन के, उसको हमें एस्कॉर्ट करना पड़ता था। इसके बाद दिक्कत ये आती थी, अचानक आपने देखा होगा उस बीच में अचानक अफवाह उठता था कि उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कुछ हो सकता है। भगवान कृपा रही, सबका प्रयास रहा कि आप लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट की मृत्यु नहीं हुई, जबकि उसी अवधि में दिल्ली में, गोवा में, कर्नाटका वगैरह में बहुत जगह ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मृत्यु हुई हॉस्पिटल्स में। तो उसके बाद जब ये नई हम लोग समस्या सामने आई कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, फिर हमने उस पर अपने इंटेलिजेंस एजेंसी को एक्टिवेट किया। हमने जनता सहयोग मांगा और हमें काफ़ी सूचनाएं मिली, काफ़ी सूचनाएं हम लोगों ने एकत्र की और कई थानों में हम लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, लोगों को उठा के जेल भेजा। करीब 50 ऐसे लोगों को हम लोगों ने मुकदमे उठा के जेल भेजा। फिर लास्ट में हम लोग कोरोना कर्फ्यू को लागू किया, हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। पहले नाइट कर्फ्यू लागू हुआ, फिर वीकेंड कर्फ्यू लागू हुआ, अब जैसो कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। और हम लोग आज स्थिति में है कि ये अच्छी स्थिति आ गई है कि हम लोग को पर डे जो संक्रमण है वो 100 से नीचे आ गया, बिलो आ गया है। कोरोना कर्फ्यू का हम लोग पालन करा रहे हैं। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो ये टारगेट है कि जो सरकार की नीति है कि आपके यहाँ 600 से एक्टिव मरीज कम हो जाएंगे तो आपके यहाँ कोरोना कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा, दिन वाला। तो हम लोग भी उसी पर लगे हुए हैं और आम जनता से भी यही अपील करते हैं कि आप कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कहीं अनावश्यक भीड़ न लगाएं, जिससे यहाँ एक्टिव मरीज संख्या 600 से नीचे आ जाए और यहाँ कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो और हम लोग आम दैनिक जीवन दिनचर्या को प्रारंभ कर सकें और किसी को कोई दिक्कत न हो। सर, कोरोना जो कर्फ्यू जब महामारी का दौर था, उस बीच जब एकदम पीक पॉइंट पे था हमारा लखनऊ कोरोना महामारी से, सर उस बीच में कालाबाजारी की तो बहुत शिकायतें आपने बताया कि आ रही थी। कई ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल उपकरण जब्त किए गए पुलिस की ओर से। तो सर उनका किस तरीके से यूज़ हुआ और कैसे कंट्रोल पाया गया? उस जो चीज़ें हो रही थी, कालाबाजारी हो रही थी, उस पर कैसे कंट्रोल पाया गया? देखिए, आपके 2 सवाल हैं, मैं दोनों सवालों का अलग जवाब देना चाहूँगा कि जहाँ तक जो हमने जब्त किए
चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, रेमडेसिविर हो। इसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिस थाने में इनकी जब्ती हुई हो वो थाना अपने से संबंधित न्यायालय जो जुडिशियल कोर्ट है उसके सामने एप्लीकेशन डालेगा और न्यायालय से आदेश प्राप्त करके संबंधित सीएमओ को रिसीव करा देगा। हम लोगों ने 99% करीब करीब मामलों में ये कार्रवाई पूरी कर ली है। अब हमारे थानों में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर या रेमडेसिविर दवाएं नहीं पड़ी हुई, हम लोगों ने दे दिया है। जहाँ तक दूसरा सवाल है कि हम लोगों ने इस कालाबाजारी को काबू कैसे किया, तो मैंने कहा था आपको कालाबाजारी काबू दो तरह से हुआ। एक तो हमने एक प्रयास किया, हमने कार्रवाई की, पकड़ धकर की, लोगों को जेल भेजा, एक तो उससे काबू हुआ। दूसरा ये हुआ कि जब संक्रमित मरीजों की संख्या घट गई तो अपने आप घट गया। अब ऑक्सीजन कहीं आप किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे याद है जब पीक चल रहा था तो दिन में हमारे पास कम से कम 50 फ़ोन आते थे, साहब हमको ऑक्सीजन दिला दीजिए। 10-15 हॉस्पिटल्स फ़ोन आते थे, हमारी गाड़ी लगी हुई, किसी जल्दी दिला दीजिए। रात में 2:30 बजे फ़ोन आता था, हमारी गाड़ी लगी हुई है, उस जगह से दिलवा दीजिए, नहीं तो हमारे मरीजों की संख्या ये हो जाएगा। अब वो सब बंद हो गया। अच्छा सर, इस बीच में कई ऐसे अपने पुलिसकर्मी भी रहे जिन्होंने दिन रात ऑन ड्यूटी रहते हुए भी दिन रात जो है लोगों की सेवा की और लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन हो चाहे ऑक्सीजन हो, हर तरह की सुविधा मुहैया कराई। सर, ऐसे कुछ खास पुलिसकर्मी अपने विभाग के जिनसे आप निजी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हों, उनके विषय में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने इस अवधि में जो देखा, हमारे सारे पुलिसकर्मियों ने, अधिकांश पुलिसकर्मियों ने इस तरह कार्य किया। चाहे वो बेड उपलब्ध कराना हो, चाहे आपको रेमडेसिविर दवा उपलब्ध करानी हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना हो, चाहे यदि कोई ऐसा मरीज जिसकी मृत्यु हो गई हो, उसको कोई अंतिम संस्कार करने वाला ना हो, उसको अर्थी कंधा भी दिया हमारे लोगों ने, लोगों को जिनको खाना मिला खाना भी खिलाया। तो बहुत सारे ऐसे लोगों ने सबने ये कार्य किया। हो सकता है बहुतों के बारे में जानता हूँ, बहुतों के बारे में नहीं जानता हूँ जिन्होंने कार्य किया हो। तो ये गलत होगा कि मैं कुछ का नाम ना लूँ, कुछ का नाम ना लूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने देखा, जो मैंने अनुभव किया है, हमारे सारे पुलिसकर्मी इस संकट के काल में, आपदा की घड़ी में सामने आए और जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा की, अपनी जान और स्वास्थ्य की परवाह किए बिना। क्या आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी कोरोना पीरियड में माह अप्रैल में हमारे 6 से 7 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित होकर काल कवलित हुए। इसी पीरियड में हमारे संक्रमितों की संख्या 100 में बढ़ करके 170 हो गई थी। तो अब जब हमारे सारे ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर्स पर हमारे सारे लोग हैं, अब वो ड्यूटी कर रहे थे, एक्सपोज हो रहे हैं, तमाम एक्सपोज हो रहे थे। लखनऊ में जब हालात ख़राब हो रहे थे, उस बीच में लोगों को पुलिस से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। लोग 112 के माध्यम से और सोशल मीडिया के अन्य जो भी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ से पुलिस को टैग करके, मेंशन करके जो है लगातार मदद मांग रहे थे। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं, मतलब जहाँ तक मदद नहीं पहुँच पाई, वो लोग उम्मीद भी लगा रहे थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन मदद किसी कारणवश नहीं पहुँच रही थी। और जब ऐसी चीज़ों का आपको पता लगता था तो कैसा महसूस करते थे आप कि चाह करके भी मदद नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे? देखिए, उस समय जो 4-5 दिन ऐसा समय था कि जब वास्तव में चाहकर हम लोग नहीं कर पा रहे थे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे पुलिसकर्मी जिनके कुछ परिवार वाले संक्रमित, तो उनको भी हम लोग बेड नहीं दिला पा रहे थे। भयावह स्थिति थी। अब एक दिन में 6000 संक्रमित हो जाएंगे, तो 6000 संक्रमितों के लिए उसमें यदि मान लीजिए 20% 30% भी बेड चाहते हैं, कहाँ से बेड उपलब्ध करा पाएंगे? स्थिति थी, समस्या थी। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। हमें कहीं से फ़ोन आता था और हम लोग, अपने लोग भी रहते थे जो हमारा कोविड, हम लोग कहाँ से बेड दिलवाते थे? सिंपल थी कि जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ हमारी पुलिस वाले लगे सुरक्षा के लिए। तो उन्हीं के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से हम लोग अप्रोच करते थे कि साहब देख लीजिए। और तो हमारा कोई सिस्टम था नहीं, उसी सिस्टम अप्रोच करते थे। बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं जो कि दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में कार्यरत हैं, उनकी परिवार वाले यहाँ रहते हैं, उनका रिक्वेस्ट आता था। अपने यहाँ जो दूसरे जिलों में तैनात हैं, उनके परिवार, उनके रिक्वेस्ट आता था। रिक्वेस्ट बहुत तरह का था, रिटायर्ड अफसरों का रिक्वेस्ट आता था। वही जो आपने कहा, हम लोग जितना हो सकता था उतना करते थे, लेकिन ये बात सही है, उस बीच में कई लोगों को हम लोग नहीं कर पाए। एक बात और दुखद हुआ, बहुत लोगों को हमने सब कुछ कराया, हम लोगों ने हॉस्पिटल बेड दिलवाया, रेमडेसिविर दवा दिलवाई, एक आध मामलों में प्लाज्मा तक दिलवाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई, तो और ख़राब लगता था। बहुत लोगों का ये हुआ कि हम लोगों ने हॉस्पिटल का अरेंजमेंट किया, हॉस्पिटल लेके उनको गए, पहुँचे, हॉस्पिटल एडमिशन हो गया, अब 5 मिनट बाद उनका, तो वो समय तो बड़ी बहुत भयावह स्थिति था। सर, थोड़ा कोरोना से हट करके कुछ सवाल हैं कि लखनऊ में सर आपके आने से पहले भी मतलब क्राइम बहुत ज़्यादा था, जो है कहीं लूटपाट, हत्याएं आम थी उस दौर में। सर, आपके आने के बाद क्राइम को कंट्रोल करने के लिए आपने किस तरह से प्लानिंग की लखनऊ में क्राइम कंट्रोल के लिए?
देखिए, मैं लखनऊ में एसएसपी ग्रुप में पहले भी 17 महीने काम कर चुका हूँ, जी। 2010 से 2012 के बीच में। तो यहाँ क्राइम का पैटर्न बहुत हद तक मुझे पता है। जी सर। फिर मैंने आज जब आया और मैंने यहाँ क्राइम पैटर्न की नहीं क्या स्टडी, उसकी स्टडी की जी और हमने देखा, मैं ये बताना चाहूँगा कि लखनऊ में क्राइम और खासकर वायलेंट क्राइम जी। को बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन चूँकि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, जी यहाँ सत्ता के, शासन के, प्रशासन के शीर्ष स्तर के लोग बैठे रहते हैं। यहाँ छोटी सी कोई घटना होती है तो उसको बड़ा संवेदनशीलता से लिया जाता है। तो हमने अपने सारे अधिकारियों को यही कहना चाहा कि हम छोटी से छोटी घटनाओं को भी संवेदनशीलता से लें। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ नकबजनी होती है, चोरी होती है। आप लोग चोरी कहते हैं, हम लोग अपने पुलिस की परिभाषा में उसको नकबजनी कहते हैं। नकबजनी ये कहते हैं कि आपके घर में घुस करके चोरी कर लिया, जी मन था तो जी ताला तोड़ लिया, दरवाज़ा तोड़ लिया, खिड़की से पहुँच गए, वगैरह पहुँच गए। तो लखनऊ जैसे ज़िले में जहाँ इतनी घटनाएं होती हैं, जहाँ इतनी कानून व्यवस्था स्थिति होती है, जहाँ इतने राजनीतिक आंदोलन होते हैं, जी। तो नकबजनी घटना कोई सीरियसली नहीं लेता है। जी। मेरा पहले भी ये रहा है एक्सपीरियंस। जी। मैंने नकबजनी घटनाओं पर लोगों को लगाया। अच्छा। मैंने ये कहा कि नकबजनी कोई घटना होती है, इंस्पेक्टर भी जाएंगे, उस एरिया के सीओ मतलब एसीपी भी जाएंगे, जी। स्टडी करेंगे। और मैंने उनका पैटर्न स्टडी करना शुरू किया। उस पैटर्न स्टडी करने में 2 ही मकसद था कि यदि आप नकबजनी घटना रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं, तो उससे आप जैसे एक सीरियस घटना को रोक पाते हैं। नकबजनी घटना ही क्या होता है, बाद में डकैती में बदल जाती है, जी सर। डकैती सहित हत्या में बदल जाती है। जी तो आपने देखा होगा इस पूरा जो ये हमारा विंटर का टाइम पूरा बीता था, लखनऊ में विंटर के टाइम में ज़रूर 3-4 घटनाएं होती हैं जिसमें कि नकबजनी होती है, घुमंतू गैंग आता है, मार देता है, लूट लेता, कर जाता है। हमारे पूरे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एक घटना हुई थी विभूति खंड में, जी जिसमें कि कुछ लोग आए थे, बंधक बना करके सामान लेके चले गए थे, किसी को गंभीर चोट नहीं पहुंची थी। उसे हम लोगों ने प्लान बनाया और प्लान में हम लोग इतने सक्सेसफुल रहे कि उसके बाद जी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें कि कोई आया हो, घर में घुसा हो, मारपीट करके, गंभीर रूप से घायल करके या हत्या कारित करके कोई घटना घटित किया हो। तो हम लोगों ने इसी तरह किया। देखिए, आपने चेन स्नैचिंग घटना लखनऊ में आम बात होती थी, जी हाँ। तो उस पर हम लोगों ने कंट्रोल किया। तो कंट्रोल ये किया कि हम लोगों ने साइंटिफिकली स्टडी करके कहाँ कौन सी घटना हो रही है, उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो किया। नंबर 1 किया प्रिवेंशन, और जो घटनाएं घटित हुई थी उनको वर्कआउट करने का प्रयास किया। मैं कहना चाहूँगा मैंने और अपने अधिकारियों के सहयोग से हम लोगों ने 80 to 90% जितने क्राइम हैं उनको वर्कआउट किया है। सर अब जो है एक ये कहा जाता है कि जो पुलिस महकमा है उसके लिए पॉजिटिव इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है ना। और इस बीच में जो है अब लोगों के मन में छवि बहुत बदल रही है पुलिस कर्मियों को लेकर के। सर कैसे ये चीज़ें हो रही हैं और जो है जो पुलिस कर्मियों का जो काम है, किस तरीके से लोग वो अब चीज़ों को जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये काम हो रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा इसके पीछे ना एक साइकोलॉजी है, एक मन में अवधारणा बनी हुई लोगों की, परसेप्शन बना हुआ है, परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन क्या होता है, आम दिनों में पुलिस के पास यदि एक पक्ष आता है, वादी पक्ष आता है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमसे जो अभियुक्त पक्ष होता है नाराज़ हो जाता है। जी एक पक्ष हमसे हमेशा नाराज़ रहता है। वादी पक्ष की भी जो इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, आकांक्षा होती है कि हमारा तुरंत मुकदमा लिख जाए, तुरंत गिरफ्तार हो जाए, तुरंत सब कुछ कार्रवाई हो जाए। उसको यदि विलम्ब होता है, यदि उसको हम समझाते हैं कि नहीं हम ये काम कर लिए, काम तो करें, तो वो धीरे धीरे वो भी नाराज़ होने लगता है। कभी कभी इसके अलावा हमारे जो अधीनस्थ होते हैं उनका व्यवहार, वो आचरण, वो भी उनको नाराज़ कर देता है। तो सामान्य दिनों में इसको हमें ठीक करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हम लोग करते हैं, धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में चाहे कोविड का फेज़ 1 2020 में रहा हो या कोविड का फेज़ 2 2021 में रहा हो, इसमें यदि आपने किसी की सहायता की तो एक ही पक्ष की सहायता की, कोई दूसरा पक्ष तो नाराज आपसे हो नहीं रहा है। और उस पक्ष की आपने सहायता की जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा, जो कहीं सहायता मिल नहीं रही थी, वो तो आपसे खुश होगा ही। वो, उसके परिचित, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसके सबके मन में आपके प्रति जैसो एक काफ़ी पॉजिटिव इमेज बनती है। वो काफ़ी पॉजिटिव इमेज लोगों ने बनाया है। और हम लेकिन अपने पुलिसकर्मियों से ये भी चाहेंगे कि सामान्य दिनों में भी अपने इस पॉजिटिव इमेज को कैरी करें, बनाए रखें। ये सुनिश्चित करें कि जो वादी पक्ष हमारा आ रहा है वो हमसे संतुष्ट हो, और जो अभियुक्त पक्ष भी है उसको हम ये संतुष्ट करें कि भाई आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो इसलिए कार्रवाई हो रही कि आपने गलत किया है। आपसे हमारी कोई नाराज़गी नहीं है, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। होता क्या है, मामला आगे बढ़ते बढ़ते अभियुक्त पक्ष क्या होता है, वादी पक्ष से नाराज़गी उसकी शिफ्ट होकर के पुलिस पर आ जाती है। मैं इसका उदाहरण देना चाहूँगा। कभी आप देखेंगे कि जो कि कई बार रोड जाम होता है, धरना प्रदर्शन होता है, क्या होता है, कहीं बिजली कट गई, ट्रांसफार्मर जल गया, पुलिस वाले विभाग वाले नहीं आ रहे हैं, कहीं कुछ रहा कहीं कुछ, तो वहाँ पुलिस आमजन पहुँच जाती है। तो पहले बिजली विभाग मुर्दाबाद जिंदाबाद चलता रहता है।
अब क्या होता है, हमारे पुलिस वाले पहुंचते हैं, कुछ देर जब विलम्ब होने लगता है, अरे हटो जाओ, ये करो वो करो, जी, तो स्थितियों को संभालने की कोशिश जब करते नहीं संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं संभाल पाते हैं, तो बिजली विभाग बीच से गायब हो जाता है, फिर पुलिस पर मुर्दाबाद बात आ जाती है। पुलिस मुर्दाबाद होने लगता है। तो कभी कभी हमारे हैंडलिंग करने के तरीके गलत तरीके से होने से उनका सारा गुस्सा हम पर आ जाता है। इसलिए दो बार से कि हम सामने दिख रहे होते हैं, जी, बिजली विभाग का अधिकारी वहाँ है नहीं, तो बिजली विभाग का मुर्दाबाद करने से क्या फ़ायदा, कोई सुन नहीं रहा है, किसी पर असर नहीं पड़ रहा, तो लगता है पुलिस सामने है, पुलिस का मुर्दाबाद कर लो। एक पुलिस का हैंडलिंग तरीका गलत। तीसरी बात क्या होती है, पुलिस जो है सो सरकार का एक विजिबल रिप्रेजेंटेटिव है, जी, विजिबल अंग है जो दिखता है, जी, उसके प्रति अपना गुस्सा जाहिर करते हैं आप। जब भी सरकार के प्रति आंदोलन करते हैं, सरकार की नीतियों के प्रति आंदोलन करते हैं, सब जगह पुलिस होती है, तो वहाँ पुलिस भी इस फ्रंट पे पुलिस ही फ्रंट पर रहती है। जी, तो जो आक्रोशित जनता होती है, जो भी होती है, आंदोलनकारी होते हैं, उनका गुस्सा किस पर उतरेगा। अच्छा सर, कई बार उन्होंने ऐसा होता है कि रास्ते में जब मार्केट प्लेस में कोई पुलिसकर्मी वर्दी में निकलता है, तो जो खौफ अपराधियों के मन में होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो खौफ आम लोगों के मन में थोड़ा बहुत आ जाता है कि हाँ पुलिस वाला है या फिर जो है वर्दी में है, कहीं एक खौफ लोगों के मन में रहता है वर्दी को लेकर के। सर इसको किस तरीके से आप लखनऊ में चाहेंगे, इसमें बदलाव कैसे करेंगे आप? देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारा व्यवहार आम जनता के प्रति सौम्य शालीन होना चाहिए, जी, और अपराधियों के प्रति खौफ इससे नहीं पैदा होता है कि आप बहुत क्रूर हैं और आप बहुत जैसे बलशाली हैं और आप बहुत मारपीट करने वाले हैं। जी, अपराधियों में खौफ इस बात से जाता है कि आप सही कार्रवाई करते हैं। यदि किसी अपराधी ने कोई अपराध किया है, तो आप इंश्योर करेंगे, आप सुनिश्चित करेंगे कि हम उसके प्रति जो भी कानूनी कार्रवाई हो, सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जी, हम 100% करेंगे। हम मुकदमा जरूर लिखेंगे, सही समय से गिरफ्तारी जरूर करेंगे, सही समय से चार्जशीट लगाएंगे और कोर्ट में उसको सजा दिलवाएंगे। ये कहा गया है कि सर्टेनिटी ऑफ जो पनिशमेंट है, जी, वो क्राइम का सबसे बड़ा डिटरेंस है। ये डिटरेंस नहीं है कि वो आप फिल्मों में देखते हैं, आप फिल्मों में देखते होंगे, अभी 80s की फिल्म आती थी कि जो इंस्पेक्टर साहब निकलते थे और जैसो अपराधी से गुंडे से मुकाबला होता था, सरेआम बीच चौराहे पर मारपीट करते थे और बड़ा हीरो बन के निकलते थे। क्या वो आज के ज़माने में पॉसिबल है? कहीं नहीं, आज के ज़माने में किसी अपराधी को भी आप एक थप्पड़ लगाएंगे सरेआम, जी, उसकी वीडियो बनेगी कहीं के मानवाधिकार का उल्लंघन है, सही बात, और वो अपेक्षित है भी नहीं। सही बात। आपको सजा देने का कोई अधिकार है ही नहीं, सजा देने के न्यायालय बना हुआ, न्यायालय को सजा देने दीजिए। सर अब एक व्यक्तिगत सवाल है जी। कि वैसे लोगों के मन में आपकी जो छवि है वो एक सख्त अधिकारी के रूप में है कि हाँ जो है बहुत डिसीजन बहुत साफ लेते हैं और तुरंत कार्रवाई होती है। सर वैसे अंदर से डीके ठाकुर जी कैसे हैं? मन से अगर बात की जाए तो मन से डीके ठाकुर जी कैसे हैं? बाहर से तो बहुत सख्ती है, लेकिन मन से जानना चाह रहे हो आपके ही मुँह से। नहीं, मैं नहीं जानता कि बाहर से मैं सख्त हूँ ही नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आम जनता के मन परसेप्शन है वो। मैं ये जरूर सुनिश्चित करता हूँ, देखिए मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं ये सुनिश्चित जरूर करना चाहता हूँ कि यदि आपने गलती की है जी, तो आप उसको सजा भुगतेंगे, चाहे आप कोई हो। क्यों, देखिए होता क्या है, मेरा एक और मानना है, इसी साथ में जोड़ना चाहूँगा। देखिए अपराध है ना, जी, अपराध और समाज हमेशा साथ साथ चलते रहे हैं। ये जब से समाज है तब से अपराध होता आया है, आज भी हो रहा है, आगे होता रहेगा। अपराध दो तरह के होते हैं, बॉडी संबंधित होते हैं, हत्या है, मारपीट है वगैरह वगैरह, और प्रॉपर्टी संबंधित होते हैं, डकैती, लूट वगैरह। जी, तो आप क्या करते हैं कि उन अपराधों को रोकने के लिए प्रयास करते हैं, जिसको हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन कहते हैं, निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं। हर एक तरह का अपराध रोकने का अलग अलग तरीका होता है। और फिर जब अपराध हो जाता है तो आप मुकदमा कायम करते हैं, तफ्तीश करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसको जेल भेजते हैं। आम समाज अपराध से कम प्रभावित होता है, जी, आम समाज गुंडई से ज़्यादा प्रभावित होता है। गुंडई को मैं इस तरह से परिभाषित करना चाहूँगा कि गुंडई वो समाज मानता है जिसमें समाज को ये लगता है कि ये कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके मन में जी, ये विश्वास है कि मैं कोई भी अपराध कर लूँगा और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसका वजह तमाम हो सकता है, उसका वजह ये हो सकता है कि हमारे थाने का इलाका का दरोगा है, वो हम मेरे जान पहचान का है, इंस्पेक्टर साहब जान पहचान के हैं, इलाके का जो सभासद हो मैं जान पहचान का है। आगे बढ़ते माने जरूरी नहीं सबका टॉप तक ही संपर्क हो, हाँ, लेकिन कोई संपर्क हो, जी, किसी संपर्क के कारण उसके मन में गलतफहमी हो और जो वास्तव सामने हो रहा हो और आम जनता को भी दिख रहा हो। मान लीजिए एक मोहल्ले में कोई एक बदमाश किसी को एक थप्पड़ मार देता है, किसी का सामान लूट लेता है, किसी को कुछ कर लेता है, कहीं ज़मीन कब्जा कर लेता है, और वो देखता है कि साहब जनता गई, थाने गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, के कारण साहब उनका नेता संपर्क है, उनका फला अधिकारी संपर्क है। तब ये गुंडई जनता को बर्दाश्त नहीं होते, धीरे धीरे पुलिस के प्रति उनके मन में जैसो
निगेटिव इमेज और होने लगती है। यदि आपने ये इंश्योर कर लिया है कि आपने अपराध किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, चाहे आप कहीं संपर्क में हो, तो धीरे धीरे ये अपराध घटने लगता है। और तब जो आपने कहा कि वो आम जनता को लगता है सख्त हैं, सख्त इसलिए नहीं कि आप सख्ती से बोलते हैं, सख्ती से किसी को मारपीट करते हैं। सख्ती से ये होता है कि आपको जनता को लगता है कि नहीं, यदि आपने इनके रहते इनके एरिया में अपराध किया है तो आपके बचने की कोई उम्मीद नहीं। फिर मतलब सर कई ऐसे केसेस आपके सामने आते भी होंगे जिसमें थाने की ओर से यही जो आपने केस बताए ये चीज़ें होती होंगी थाने की ओर से? कम हो गई। देखिए पुलिस विभाग जो है ना, पुलिस विभाग अपने मुखिया के अनुसार चलता है जी। कोई विभाग, आप भी जहाँ काम करते हैं जी, तो आपका जो हेड होता है, चाहे आप हो चाहे कोई हो, उसके अनुसार अपने को लोग ढाल लेते हैं जी। वो देखते हैं हमारा बॉस हमसे क्या चाहता है, उसके अनुसार अपने ढाल लेते हैं। तो हमारा पुलिस विभाग किस पर चलता है? हमारे थानेदारों पर, जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, हमारे ACP हैं, DCP पर चलता है। तो वो किसको देखते हैं? अपने डायरेक्शन, मुझे देखते हैं, चाहे हमसे डायरेक्शन लेते हैं, चाहे हमारी मीटिंग में जो बताता हूँ या अपने से बताता हूँ। जब उनको ये पता है कि ऐसा कुछ करेंगे तो वो गलत काम करेंगे तो उनका कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब तो सूचना के इतने सारे साधन हैं, सोशल मीडिया है, TV है, न्यूज़ है, वगैरह वगैरह, तो हमें कोई ना भी बताए, थाना ना भी बताए, आम जनता ना भी बताए, वो मुझे पता चल जाता है। तो मैं खुद पूछ लेता हूँ इसमें क्या हुआ। सर NBT ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आम जनता से मैं 2 अपील करना चाहूँगा। एक तो कोरोना काल को लेकर मैं अपील करना चाहूँगा, जो मैंने अभी पहले अपील किया था कि जो अभी 10-15 दिन का समय और है जिसमें कि हम लोग 600 के पर हम लोग ला सकें अपने को एक्टिव कोविड पॉजिटिव मरीजों को, उसके लिए आप कोरोना कर्फ्यू का 100% पालन करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मतलब मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, सैनिटाइजर यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अलावा सामान्य दिनों के लिए और इन दिनों के लिए कहना चाहूँगा, आप पुलिस पर भरोसा करना सीखें, पुलिस पर विश्वास करना सीखें, विश्वास करें, भरोसा करें। आप अपनी बातें हमसे शेयर करें, आप सुझाव शेयर करें, अपनी समस्याएं शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का 100% समाधान करें। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर जी। इन्होंने NBT ऑनलाइन से बात करते हुए कई अहम विषयों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने लखनऊ की जनता को भरोसा दिलाया है कि वो यहाँ की जनता के लिए, उनकी सेवा के लिए हमेशा आगे खड़े हैं और उनकी पुलिस टीम भी हमेशा उनकी सेवा के लिए सामने है। साथ ही आप लोगों को भी हम बताना चाहेंगे कि जो है कोरोना से बचने के लिए लखनऊ पुलिस टीम के साथ में आप लोगों का भी सहयोग ज़रूरी है, इसलिए घर के बाहर निकलने के पहले मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।